आपके साथ आस्था कौशिक। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 29वें राउंड में सुधाकर सिंह करीब 36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और माना यह जा रहा है कि सुधाकर सिंह की जीत लगभग तय है। इस चुनाव में दारा सिंह चौहान को बड़ा झटका लगा है। तो सपा खेमे में अभी से जश्न का माहौल है। ढोल बजाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न शुरू कर चुके हैं। दारा सिंह चौहान लगातार पीछे चल रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह एक बड़ी बढ़त के साथ आगे हैं। घोसी में 29वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसके बाद सुधाकर सिंह 36,000 वोट से आगे चल रहे हैं। विजयी बढ़त लगातार उन्होंने बनाई हुई है। दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं। सपा खेमे में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, 29वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और काफी बड़ी बढ़त सुधाकर सिंह ने बनाई हुई है और वो ये लीड शुरू से बरकरार रखे हैं। सपा खेमे में अभी से जश्न का माहौल, जीत तय मान रही है अभी सपा अपनी। देखिए, यकीनन आस्था, जिस तरह से घोसी विधानसभा उपचुनाव की आज जब मतगणना शुरू हुई थी, पहले राउंड से ही सपा लगातार 29वें राउंड तक बढ़त बनाए हुए है और 29वें राउंड में करीब 36,000 मतों से अधिक की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने एक अजय बढ़त बनाई है। क्योंकि अब जितनी काउंटिंग होनी है, अगर उसको पूरा भी दे दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बढ़त से बराबर नहीं हो सकेगी और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी अभी से अपनी जीत का जश्न मनाती हुए नजर आ रही। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ चरणों की काउंटिंग बाकी है, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी के उस प्रत्याशी सुधाकर सिंह है, उनकी जीत 100% तय मानी जा रही है और यही कारण है कि एक और जहां समाजवादी पार्टी यानी INDIA गठबंधन में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर NDA गठबंधन में मायूसी नजर आ रही है। और अब से कुछ देर बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस पर आधिकारिक बयान जारी करेंगे कि किस कारण से वहां बीजेपी से चूक हुई और कहां पर क्या गलतियां रही। तो कुल मिलाकर काफी दिलचस्प लड़ाई यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि ये घोसी विधानसभा उपचुनाव सिर्फ घोसी के लिए नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी खासा अहम माना जा रहा था। राजीव, यहाँ पर कहा जाता है कि घोसी और मऊ ये जो पूरा इलाका है, सुभाषपा का यहाँ पर प्रभाव है, लेकिन सुभाषपा के साथ गठबंधन होने के बावजूद यहाँ पर एक बड़े अंतर से दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सुभाषपा और बीजेपी का साथ, उसके बाद ये घोसी उपचुनाव बहुत कुछ इससे संदेश निकलने वाला था? यकीनन आस्था, ये जो चुनाव था, ये जो टेस्ट था, ये सिर्फ दारा सिंह चौहान या सुधाकर सिंह का ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ शामिल वो सभी जो संगठन थे, चाहे वो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो या फिर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हो या फिर अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल हो। इनकी भी एक परीक्षा थी कि आखिर वाकई हकीकत में इनका ग्राउंड क्या है और जिस तरह से रिजल्ट आए हैं वो कहीं न कहीं निराशाजनक है। और यही कारण है कि जो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, वो फिलहाल इस अजय बढ़त के बाद चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं NDA गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तमाम ऐसे कारण थे जिनके चलते ये नतीजे सामने आए हैं। अब क्योंकि ये एक मिशन 2024 से पहले बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, तो यकीनन बीजेपी इस पर पुनर्विचार करेगी, सोचेगी, ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, उसे हासिल किया जा सके। तो अब देखना यह होगा कि आखिर बीजेपी को कहां पर बीजेपी से ये चूक हुई। शायद बीजेपी ने सोचा नहीं था कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में उसे इतनी बड़ी शिकस्त मिलेगी। अब देखना यह होगा कि ये जो परिणाम है, ये न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल जैसे NDA के घटक दलों के लिए भी किसी बड़े शौक से कम नहीं है। नतीजे आने वाले दिनों में ये परिणाम उन पर भी एक बड़ा असर दिखाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अब ये साफ हो गया। ये कहा जा रहा था कि विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले ये लिटमस टेस्ट होगा NDA और इंडिया गठबंधन का, तो कहीं न कहीं इस लिटमस टेस्ट में INDIA गठबंधन पास होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब से कुछ देर बाद कुछ चरणों की जो मतगणना बाकी है वो भी पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो विजेता प्रत्याशी को दिया जाएगा।
बिल्कुल, और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सपा खेमे में जश्न का माहौल है। सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वहां पर जो है वो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए खेमे में एक मायूसी है, क्योंकि शुरुआत से सुधाकर सिंह लीड बनाने में कामयाब रहे और ये गैप बढ़ता चला गया और अब अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है समाजवादी पार्टी। बीजेपी से अभी तक कोई बात हो पाई है क्या कि आखिर क्या गलती हुई यहाँ पर? परिणाम जो थे वो उम्मीद के अनुकूल नहीं आए, क्या कहना है अब बीजेपी की ओर से? अब देखिए, अब से कुछ देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी इस मामले पर अपना आधिकारिक बयान जारी करेंगे, क्योंकि खुद घोसी विधानसभा चुनाव में भूपेन्द्र चौधरी लगातार कैंप कर रहे थे। उनके साथ ही योगी सरकार के करीब 24 मंत्री घोसी विधानसभा चुनाव में कैंप कर रहे थे और वो कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान के पक्ष में कन्विंसिंग कर रहे थे, उनके प्रचार प्रसार में जुड़े हुए थे। तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद बीजेपी अपने आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि करेगी, इस बात की जानकारी देगी कि आखिर उससे चूक कहां पर हुई है। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड की बात करें तो जो घोसी की जनता थी उसको लेकर जिस तरह से दारा सिंह चौहान ने, चाहे कांग्रेस हो पहले, फिर बसपा हो, फिर उसके बाद सपा हो, फिर भाजपा हो, जिस तरह से लगातार उन्होंने एक के बाद एक दल बदले हैं, उसको लेकर जनता नाराज थी। और साथ ही साथ बीते 6 साल के अंदर घोसी विधानसभा में ये चौथा चुनाव है जिसको लेकर भी लोग खासा नाराज थे, उसका असर दिखाई भी पड़ रहा है। इस बार घोसी की जनता ने यह तय किया कि वो दल बदलने वाले नेताओं को पसंद नहीं करेगी और ये उसका जो मत था वो परिणाम में सामने भी आया है। उसने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है। दूसरी ओर सबसे बड़ी जो यहाँ पर थी, जो एक अपर कास्ट को साधने की कवायद थी, बीजेपी ने इसके लिए तमाम कोशिशें की थी, तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा था, फिर चाहे वो दयाशंकर सिंह हो, गिरीश यादव हो, दानिश अंसारी हो, इनको अपनी अपने बिरादरी के वोट को साधने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन ये कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए हैं। और दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि यादव और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव की थी, उन्होंने कैंप करके खूबी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया। दूसरी ओर जो भूमिहार, जो अधिकाधिक संख्या में इस विधानसभा सीट में है, उनको साधने के लिए राजीव राय, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रभारी थे घोसी और मऊ के, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो एक भूमिहार लॉबी को लामबंद करने के लिए उन्होंने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि सुधाकर सिंह जो खुद क्षत्रिय बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो कुल मिलाकर अपर कास्ट लामबंद हुई समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जिसके कारण ये एक नतीजे आपके सामने आए हैं। ये पहला मौका है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक लंबे समय से घोसी विधानसभा सीट पर पिछड़े प्रत्याशियों को अपना चेहरा बनाती हुई नजर आई है। इस बीच अपडेट राजीव ये भी कि 30 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और सुधाकर सिंह 38,000 की लीड से आगे चल रहे हैं दारा सिंह चौहान से। इसके अलावा घोसी के परिणाम पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि फैसले पर घोसी की जनता का स्वागत है। विपक्ष अब ईवीएम का रोना नहीं रोएगा, अब ईवीएम को बदनाम नहीं कर सकेंगे। यह बयान दिया है ओपी राजभर ने और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, प्रतिक्रिया की हम बात ही कर रहे थे कि ओपी राजभर ने स्वागत किया है जनता के फैसले का, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं उनका बयान। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आप कर रहे थे वहाँ। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, राजीव सिंह लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। राजीव, ओपी राजभर कह रहे हैं कि अब ईवीएम का रोना, उम्मीद है विपक्ष नहीं रोएगा, जनता ने जो भी फैसला किया उसका वो स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुभाषपा का साथ कितना रास आया भाजपा को? मऊ और आसपास का क्षेत्र जो है वहां पर तो प्रभाव माना जाता है। अब ओपी राजभर कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना तो नहीं रोएगा विपक्ष। ये बात भाजपा का कोई नेता कह रहा होता तो समझ में आता।
अब देखिए, घोसी विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से परिणाम सामने आया है उसके बाद ही सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भी सुर बदल गए हैं। अभी तक वो दावा कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये दारा सिंह चौहान बनाम सुधाकर सिंह नहीं बल्कि ओपी राजभर बनाम अखिलेश यादव है। वो अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट आए वो शायद इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो राजभर वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी ओपी राजभर पर सौंपी गई थी, शायद वो जिम्मेदारी वो नहीं पूरी कर सके हैं और यही कारण है कि अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी अमूमन जब हारती है तो ये कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है या प्रशासन ने गड़बड़ी की है, इस जीत के बाद वो ये बहाना नहीं बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आस्था कई बड़े स्तर पर चूक हुई है। सबसे बड़ी चूक दलित वोट बैंक को साधने में हुई है बीजेपी को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बसपा चुनाव मैदान में नहीं है तो ऐसे में जो बसपा का वोट बैंक है वो बीजेपी का समर्थन करेगा। लेकिन जो घोसी की जनता की नाराजगी ही नहीं थी दारा सिंह चौहान से, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी नाराज थी, क्योंकि बसपा छोड़कर ही वो दूसरे दल में शामिल हुए थे, जिसके चलते ही बसपा ने भी ठीक चुनाव से पहले ये ऐलान किया कि जो बसपा का वोटर है वो या तो वोट न करे, वोट करे तो वो नोटा का बटन दबाए। और ऐसे में परिणाम भी देखने को मिला है कि बसपा के उम्मीदवारों ने, जो वोटर हैं बसपा के, उन्होंने या तो उतनी संख्या में वोट नहीं किया जिसका असर वोटिंग परसेंटेज पर दिख रहा है, दूसरी ओर अगर उन्होंने वोट किया तो फिर वो बीजेपी की बजाय समाजवादी पार्टी में ज्यादा वोट बैंक किया है। क्योंकि अगर घोसी विधानसभा की बात बसपा करें भी तो एक फैक्टर उभर करके सामने आ रही है कि आखिर घोसी में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। जब इसका आकलन किया जाएगा तो बसपा की भी चर्चा होगी। नजर बनाए रखिए राजीव, जानकारी के लिए शुक्रिया। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को मात दी है और इसी जीत के साथ बीजेपी ने विपक्ष के INDIA गठबंधन को बड़ा संदेश भी दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने साबित कर दिया कि चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, जीत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुकाबला भले ही कांग्रेस से हो, लेकिन मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी दम दिखा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव की हालत ये हो गई कि उनके प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले और इस चुनाव में जीत से बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को भी बड़ा संदेश दे दिया है। सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बागेश्वर में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को तकरीबन 2400 वोटों से हरा दिया। हालांकि शुरुआती दौर में कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार पार्वती दास से 2 राउंड आगे चले, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी प्रत्याशी की बागेश्वर उपचुनाव में बढ़त बनती चली गई और एक बार फिर बीजेपी ने सीट पर कमल खिलाकर कांग्रेस को भी बड़ी मात दी है। बागेश्वर की जीत वहाँ की जनता की जीत है। मैं बागेश्वर की जनता को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि धन बल के आगे जिस प्रकार का माहौल बागेश्वर में खड़ा किया करने का प्रयास किया गया, तो वहाँ की जनता उसको नकार दिया है। वहाँ की जनता ने विकास को वोट दिया है और आज मैं कह सकता हूँ बागेश्वर का ये जो परिणाम आया है ये भारतीय जनता पार्टी के सुखदायी है और आने वाले चुनाव में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र, हर चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। हालांकि वोटों का अंतर बड़ा नहीं रहा, लेकिन बीजेपी की ये जीत 24 का संदेश देने के लिए काफी है। दरअसल बागेश्वर की सीट कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी ने चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को ही चुनावी मैदान में उतारा। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में रहे बसंत कुमार को टिकट दिया था, जो इस चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर सके। बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा।
कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है आज उसके लिए भी बहुत बड़ा एक विचार करने का दिन होगा कि इंडिया ब्लॉक में बीएसपी, आप और कांग्रेस मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव भी इंडिया ब्लॉक आज भारतीय जनता पार्टी से हारा है। तो मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी की ये जीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव को उत्तराखंड में रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा था। बागेश्वर चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का कहना है, जनता ने सरकार की उपलब्धियों पर मोहर लगाई, विकास के दम पर दोबारा बीजेपी की जीत हुई, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर मोहर। उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, जीत के लिए बागेश्वर की जनता का आभार। दरअसल इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर विपक्षी गठबंधन में फूट भी है, क्योंकि पहले तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए और फिर कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी गठबंधन दल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को अपने साथ ले आई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ और एक बार फिर बागेश्वर में भगवा लहराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।